तो चलिए आज एक व्याकरण का नया पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और उसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन ये रचना विभाग में सबसे प्रमुख हिस्सा है। जैसे निबंध होता है उसी प्रकार से आपको पत्र लेखन जो है ये भी महत्वपूर्ण है। पत्र लिखना ये बहुत ही आवश्यक होता है। पत्र लिखने का हमारे जीवन में महत्व होता है क्योंकि पत्र के जरिए हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब आज के ज़माने में जैसे मोबाइल या टेलीफोन ये सब उपलब्ध है हमारे लिए एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन एक ज़माने में ये सारे साधन नहीं थे, तब पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। लेकिन आज भी भले ही मोबाइल या फिर टेलीफोन का ज़माना हो, फिर भी पत्र लेखन ये जो कला है ये आज भी महत्वपूर्ण है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक यानी व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र या संपादकीय पत्र इसमें आते हैं, जो हम किसी कामकाज से संबंधित किसी मंत्री, अधिकारी या प्रधानाचार्य या फिर किसी विक्रेता या किसी अधिकारी को या मंत्री जी को लिखते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक इससे हम सिंपल भाषा में घरेलू पत्र कह सकते हैं, जो हम अपने मित्रों को या फिर मित्र दोस्तों को या फिर परिवार के लोगों को, परिवार के सदस्यों को, जैसे माताजी, पिताजी, चाचा जी, दादाजी वगैरह, या फिर हमारे कोई ऐसे सगे संबंधी जो परिचित लोग हैं, इन्हें हम जो पत्र लिखते हैं ये आते हैं अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र। सबसे पहले हम जानते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, और औपचारिक पत्र आपको 7 या 8 गुणों के लिए पूछा जाता है। औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं, तो सबसे पहले है प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र। प्रार्थना पत्र मतलब जैसे हमारे जो प्रार्थना पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्राचार्य या अध्यापक जो होते हैं उन्हें लिखा जाता है। जैसे प्रधानाचार्य से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाए, या फिर हमारे जो मासिक शुल्क है उसमें कुछ मासिक शुल्क में कुछ कम शुल्क किया जाए, इस प्रकार का प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र मासिक शुल्क का अर्थ क्या होता है कि जो मंथली फीस उसमें, या फिर इस प्रकार से हम प्रार्थना पत्र किसे लिखते हैं, प्रधानाचार्य जी को यानी प्रिंसिपल को लिखते हैं। उसके बाद है शिकायत पत्र। शिकायत पत्र मंत्री या अधिकारी जन को लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, आपके विभाग में अगर किसी शिकायत से आप किसी समस्या से आप गुजर रहे हो, जैसे आपके मोहल्ले में गंदगी जमा हुई है, या आपके एरिया में कहीं पर बहुत त्योहारों के समय लाउड स्पीकर पर जोर जोर से गाने बजाए जाते हैं जिससे नागरिकों को तकलीफ हो रही है, या फिर आपके विभाग में कुछ दिनों से दूषित पानी आ रहा है, तो ये जो सारी समस्याएं हैं इनके खिलाफ शिकायत करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को या फिर मंत्रीजनों को हम पत्र लिखते हैं, तो वो होता है शिकायती पत्र। उसके बाद है आवेदन पत्र। आवेदन यानी आवेदन पत्र हम भी यहाँ पर अधिकारियों को या फिर प्रधानाचार्य को भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसके लिए कुछ पुस्तकें मंगानी है, या इसी प्रकार का कोई सामान मंगाना है, तो हम उसके लिए ये पत्र लिख सकते हैं प्रधानाचार्य, या लिखा जाता है। उसके बाद है संपादकीय पत्र। संपादकीय यानी संपादक को लिखा जाने वाला पत्र। संपादक यानी एडिटर। न्यूज़पेपर यानी वर्तमान पत्र के जो एडिटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संपादक। अब ये पत्र कब लिखा जाता है, जैसे आपके विभाग में अगर कोई ऐसी समस्या है जो आप चाहते हैं कि न्यूज़पेपर के जरिए विभाग के सारे लोगों को उसकी जानकारी मिले उस समस्या के बारे में। जैसे कि आपके विभाग में कुछ दिनों से कुछ नशापान करने वाले लोग जो है वो दिखने लगे हैं रात के समय, और आपने वो उस बात को नोट किया है, और आप चाहते हैं कि ये जो बात जो आपके विभाग में समाज के लिए, लोगों के लिए
जो रहने वाले नागरिक है उनके लिए ये बात अच्छी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि उस बात को आप पूरे विभाग के लोगों तक पहुंचाए, तो इसीलिए आप वो पत्र किसे लिखते हो? संपादक, इन्हें लिखते हो, ताकि विभाग के सारे लोगों को इस बात का पता भी चले और साथ ही साथ उस समस्या से संबंधित जो विभाग काम करता है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वे जल्द से जल्द कोई कार्यवाही करें। तो संपादकीय पत्र मतलब जो संपादक को लिखा जाता है। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी जो पत्र हम किसी व्यापारी को लिखते हैं, जैसे पुस्तक विक्रेता है, आप कुछ पुस्तक मंगा रहे हो किसी पुस्तक के शॉप से, पुस्तक विक्रेता से, या फिर आप टीवी या जो एसी ऐसी कुछ वस्तुएं हैं उन्हें मंगाते हो किसी शॉप से, तो ये जो पत्र है ये होते हैं व्यावसायिक पत्र, जो व्यापारियों को या विक्रेताओं को लिखे जाते हैं। ठीक है। अब औपचारिक पत्र जो है इसका एक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, जिसे हम कहते हैं पत्र का प्रारूप। तो ये जो पत्र का प्रारूप यानी पत्र का जो फॉर्मेट है ये आपको ध्यान में रखना है। पत्र के फॉर्मेट में आपको जो कॉमा, फुल स्टॉप या जो भी बातें हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसे लिखनी है। शब्दों में, पत्र में कहीं पे भी कैंसिलेशन नहीं करना है, साथ ही साथ मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है। तो चलिए अब पत्र पढ़ना, पत्र कैसे लिखना है, औपचारिक पत्र हम समझते हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, मतलब पत्र में कौन कौन से हिस्से आते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता होता है, दिनांक होती है, पत्र का विषय, हम जिसे पत्र या जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका पद यानी उनका पोस्ट। ओके। उसके बाद है उनका पता, फिर संबोधन होता है, जैसे रिस्पेक्टेड सर हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे यहाँ पर हिंदी में भी लिखना होता है। उसके बाद पत्र, और पत्र के जो अंत है, जो समाप्ति है, वो भी हमें बराबर से करनी है। ठीक है। तो चलिए पत्र कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना पता यानी पत्र लिखने वाले का पता। सो अपना पता। ओके। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपना पता। पता जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम कॉमा देंगे, और जैसे ही हमारा पता पूरा हो जाता है हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फुल स्टॉप। पता लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पता लिखने का भी एक तरीका होता है। तो सबसे पहले पता लिखते समय हम अपने, जैसे पहले हम लिखेंगे हम जिस इलाके में रहते हैं, जैसे महावीर नगर, कांदिवली, उसके पहले महावीर नगर में आप कौन से बिल्डिंग में रहते हो, आपके घर का नंबर, आपके बिल्डिंग का नाम, ये भी आपको लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग का नंबर, नाम, फिर आपके इलाके का नाम, जैसे महावीर नगर, उसके बाद कांदिवली और उसके बाद मुंबई। तो ये एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि पहले मुंबई लिख दिया, बाद में बीच में महावीर नगर लिख दिया, फिर कांदिवली लिख दिया और एंड में आपके बिल्डिंग का नाम या नंबर, रूम नंबर लिख दिया। ऐसे करना नहीं है। दूसरी बात, आपका पता या आपके बिल्डिंग का नाम अगर बहुत लंबा चौड़ा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपना ही रियल पता वहाँ पे लिखें। आप कोई भी इमेजिनरी एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हो जो आसान हो, जिसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। तो आप कोई भी एक ऐसा पता आप ध्यान में रखिए, तैयार कीजिए, और वही पता आप हमेशा लिख सकते हो ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ओके। सो जब तक पता पूरा नहीं होता तब तक कॉमा देना है, और जब पता पूरा हो जाएगा तो आप फुल स्टॉप देंगे। और एक बात, जब हम यहाँ पर पिन कोड लिखते हैं तो पिन कोड जब हम लिखते हैं तो आपको फुल स्टॉप नहीं देना है। जब हम सिर्फ मुंबई इतना ही लिख के छोड़ देंगे तो मुंबई के बाद हम क्या लिखेंगे? ये फुल स्टॉप देंगे। ओके। पूर्ण विराम देंगे। अगर हम पिन कोड लिख रहे हैं तो पिन कोड के बाद आपको, नंबर्स के बाद आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम नहीं देना है। ओके। तो ये हो गया अपना पता। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन लीड करते हैं। ओके। ये जो ब्लू
मार्कर से मैंने लिखा हुआ एरो किया है, इसका मतलब है एक लाइन लीव करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक। अब दिनांक, ये जो शब्द है ये आपको लिखना नहीं है, तो दिनांक का फॉर्मेट आप कैसे लिखोगे? दिनांक जैसे 1 अक्टूबर, मंथ के नाम के बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद 2020। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पे आप लीव करोगे। ओके, फिर आप लिखोगे, अच्छा इसमें दिनांक के बाद एक लाइन लीव करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सेवा में। सेवा में या प्रति, लेकिन सेवा में ये शब्द सभी को लिखा जाता है तो हम इसी शब्द को ध्यान में रखेंगे, सेवा में। उसके बाद सामने वाले का पद, यानी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका कोई पद होगा ना, पोस्ट। ओके, जैसे यहां पे पोस्ट के बाद कॉमा देना है, प्रधानाचार्य या फिर मंत्री जी या फिर अधिकारी जी। ओके, यहां पर कॉमा देने के बाद हम लिखेंगे उनका पता, सामने वाले का पता लिखना है यहाँ पर। जब तक पता पूरा नहीं होता कॉमा देना है, और जब पता पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम फिर से एक लाइन लीव करते हैं। ओके, एक लाइन लीव करने के बाद आगे हम लिखते हैं विषय, पत्र का विषय। अब विषय लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप विषय लिखते हो तो एक ही लाइन में वो विषय पूरा होना चाहिए, लेकिन अगर एक ही पंक्ति में वो विषय कंप्लीट नहीं होता है तो आप दूसरी लाइन में लिखते हो तो विषय शब्द के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिख के यहाँ पर फुल स्टॉप देना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फिर से एक लाइन लीव करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे माननीय महोदय। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? माननीय ओके, तो ये यहाँ पर एक पंक्ति एक लाइन छोड़ने के बाद माननीय महोदय ये हमें लिखना है। माननीय महोदय की जगह आप आदरणीय लिख सकते हैं, आदरणीय मान्यवर लिख सकते हैं, लेकिन माननीय महोदय जो है ये हम सभी को लिख सकते हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, मंत्री हो, अधिकारीगण हो, या फिर पुस्तक विक्रेता हो, या कोई प्रशासकीय अधिकारी, कोई भी हो, तो उन्हें हम माननीय महोदय लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यही ध्यान में रखेंगे। बहुत बच्चे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, माननीय यानी न को न ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, माननीय महोदय इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हम लिखना शुरू करेंगे। आपको लिखना यही से शुरू करना है, इसी पंक्ति से। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये 3 to 4 लाइंस का होता है। ओके, और इसमें हम क्या लिखेंगे? अपना परिचय। अब अपना परिचय मतलब क्या? नाम पता आपको वापस लिखना नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, पता लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो वापस यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हम क्या लिखते हैं? हमारा परिचय, यानी हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उसके हिसाब से हमारा परिचय होता है। ठीक है, जैसे अगर हम
अधिकारीगण को पत्र लिखते हैं तो हमारा परिचय क्या होगा। किसी प्रकार की शिकायत हम कर रहे हैं तो हमारा परिचय इस प्रकार से होगा कि हम इस विभाग के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको इस समस्या के बारे में सूचित करना चाहते हैं। ये हो गया हमारा परिचय। अगर हम किसी पाठशाला के हमारी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना परिचय किस प्रकार से देंगे कि आप यानी हम या मैं आपके प्रतिष्ठित पाठशाला में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र हूँ और मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप किसी पुस्तक विक्रेता या किसी इसी प्रकार के व्यापारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार से अपना परिचय दे सकते हैं कि मैं आपकी दुकान का या आपके सेंटर का बहुत पुराना ग्राहक हूँ और कई सालों से आपके यहाँ से पुस्तकें खरीदते आया हूँ। इस प्रकार से तो परिचय मतलब अपना नाम पता नहीं देना है, तो हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उसके हिसाब से हमारा परिचय होता है। जैसे मंत्री और अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। अगर आप प्रधानाचार्य अध्यापक को लिख रहे हो तो आप किसी पाठशाला के प्रतिष्ठित पाठशाला के एक अच्छे होनहार सिंसियर छात्र हो। इस प्रकार से परिचय लिखना है। ठीक है, तो परिचय कितने पंक्तियों में आना चाहिए, 3-4 लाइन में। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड लाइन, यहाँ पे आपको वापस एक लाइन लीव करनी है। अब ये पैराग्राफ में हम लाइन क्यों लीव कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है कि हम जब ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम मार्जिन के बाद 2 फिंगर स्पेस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए कि हम वो पत्र पैराग्राफ में लिख रहे हैं ये दर्शाने के लिए आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ के बाद मतलब हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन लीव करनी है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फिंगर स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं तो पैराग्राफ दर्शाने के लिए हमें ये बीच में एक लाइन लीव करनी है। ठीक है, अब आता है दूसरा पैराग्राफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि इसी पैराग्राफ में आप पत्र जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हो। पत्र का जो मुख्य विषय है वो यहीं पर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ये आपको 10 to 15 लाइंस में लिखना है और यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य विषय। अब ये मुख्य विषय क्या है, अगर आप किसी बात की शिकायत कर रहे हो तो क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ आपकी ओर से आप क्या सुझाव दे सकते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एग्जैक्ट जो विषय आपको एक्सप्लेन करना है वो यहीं पर सेकेंड पैराग्राफ में। जो फर्स्ट पैराग्राफ में है इसमें आप अपना परिचय दोगे और विषय को बस छुओगे, मतलब एक ही वाक्य में लास्ट में बताओगे फर्स्ट पैराग्राफ में कि आप क्यों पत्र लिख रहे हो, और जो एक्सप्लेनेशन होता है उस विषय का कि एग्जैक्टली क्या रीजन है आपके पत्र लिखने के पीछे, तो वो जो विषय यहाँ पे आप लिख रहे हो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है 10 to 15 लाइंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है वो भी लिख सकते हो, आप सुझाव भी दे सकते हो। ओके, सेकेंड पैराग्राफ लिखने के बाद वापस आप एक लाइन यहाँ पर लीव करोगे और फिर हमारा आगे तीसरा यानी थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है। जो थर्ड पैराग्राफ है ये भी आपको 3 to 4 लाइंस में लिखना है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, तो आशा या फिर सामने वाले से विनती करनी है। क्या विनती करोगे कि हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी समस्या पर ध्यान दें और इसे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें। ये हो गया शिकायत पत्र के लिए। अगर आप पुस्तकें मंगा रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आप ये पुस्तकें जल्द से जल्द भेज देंगे। तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें आप क्या लिखोगे, या तो आशा करोगे या फिर विनती करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लाइन लीव करने के पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो तीसरे पैराग्राफ का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है धन्यवाद फुल स्टॉप, या फिर दूसरी एक पंक्ति है
कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। और यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद धन्यवाद, यानी हम लोग पहले से ही थैंक यू कह रहे हैं कि आपने हमारी समस्या पर ध्यान दिया, या हमारा काम कर दिया, या हमारी पुस्तकें भेज दी, या हमारी जो भी बात है वो सुनी या पढ़ी। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी मतलब आपने समय निकाल के जो हमारा पत्र पढ़ा और जो तकलीफ उठाई उसके लिए हम आपसे पहले ही क्षमा मांगते हैं। मतलब ये एक विनम्रता पूर्वक पोलाइटली लिखने का तरीका है, इसीलिए हमें ये लिखना है। दोनों में से एक आप कोई भी लिख सकते हो, या तो धन्यवाद या फिर कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है। इसके बाद फिर से एक लाइन आप यहाँ पे लीव करोगे और इसके बाद हम लिखते हैं भवदीय। तो यहाँ पे लिखेंगे भवदीय। अब इसमें ऐसा है कि आप अगर पाठशाला के विद्यालय के प्रिंसिपल या अध्यापक जनों को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर आप आज्ञाकारी छात्र बॉयज लिखेंगे, आज्ञाकारी छात्र, और गर्ल्स लिखती है आज्ञाकारी छात्रा। लेकिन भवदीय ये जो शब्द है ये सभी को चलता है। लाइक हम मंत्री जी को लिख सकते हैं, अधिकारी जन को लिख सकते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं, या प्रिंसिपल या फिर अध्यापक, किसी सभी को लिख सकते हैं। इसीलिए हम कौन सा शब्द ध्यान में रखेंगे? भवदीय। बॉयज जो है वो क्या लिखेंगे? भवदीय, और गर्ल्स क्या लिखेंगी? भवदीया। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, आपका भवदीय या फिर आपकी भवदीया ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ भवदीय या फिर भवदीया लिखना है। भवदीय बॉयज लिखेंगे, भवदीया गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा नाम अ व क, और यहाँ पे हमारा पत्र पूरा हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पत्र देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपना पता, अपना पता। उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिनांक, दिनांक आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। उसके बाद फिर से एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेवा में। जिन्हें हम पत्र लिखते हैं उनका पद जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है उनका पद यहाँ पे लिखेंगे, फिर उनका पता लिखेंगे, फिर यहाँ पे वापस पता पूरा हो जाने पर एक लाइन लीव करेंगे। उसके बाद लिखेंगे पत्र का विषय जो 1 या 2 पंक्तियों में लिखना है। उसके बाद एक लाइन वापस लीव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे माननीय महोदय। माननीय महोदय के बाद हमारा पत्र शुरू होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना परिचय लिखते हैं और ये पैराग्राफ आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर से एक लाइन लीव करनी है फर्स्ट पैराग्राफ के बाद। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ। ये आप नोट करके रखना कि हम पैराग्राफ कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल मार्जिन से, कोई हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? मुख्य विषय, मुख्य विषय को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम क्या करते हैं? सामने वाले से या तो आशा करते हैं या फिर विनती करते हैं कि वे आपका काम जल्द से जल्द करें, आपकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद या फिर कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी, और फिर से एक लाइन लीव करके हम ये पत्र की समाप्ति करेंगे भवदीय या फिर भवदीया लिख के, ठीक है। तो ये है हमारा औपचारिक पत्र। अब आपको कौन कौन से शब्दों पर ध्यान देना है, कौन से शब्द नहीं लिखने हैं, वो मैं सिर्फ क्रॉस करके लिख रही हूँ। तो अपना पता ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है लिखना अपना पता। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिनांक शब्द नहीं लिखना होता है। उसके बाद पद ये शब्द आपको लिखना नहीं है, पता ये शब्द भी आपको लिखना नहीं है। बाकी सब विषय, माननीय महोदय, धन्यवाद, भवदीय, ये सभी शब्द आपको लिखने हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय आप ये ध्यान में रखना कि इसमें कहीं पे भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स या कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। ये जो पत्र का फॉर्मेट है आपको बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे, ये जो मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे खींची है ये हमारी मार्जिन की लाइन है, तो
ये जो मार्जिन लाइन है उसी को चिपक के आपको लिखना स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे पता इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, तो वो जो पत्र है उसका फॉर्मेट फिर आधा टेढ़ा दिखता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत खराब दिखता है। तो आपको बिल्कुल मार्जिन से चिपक के सब कुछ लिखना स्टार्ट करना है, ये आप ध्यान में रखना। दूसरी बात, विषय सेवा में माननीय महोदय भवदीय, ये जो शब्द है ये आपके फॉर्मेट का हिस्सा है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो दिनांक है या जो पता आप लिखोगे इसमें कैंसलेशन नहीं करना है। कैंसलेशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपके मार्क्स पर अफेक्ट होगा। और स्पेलिंग मिस्टेक, मात्रा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आपको कैंसिल करना ही पड़ता है कहीं पे भी, और यही पर नहीं सिर्फ पत्र के लिए, निबंध में या आपके आंसर में आप कहीं पे भी कुछ कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत गंदी आदत होती है, जैसे अभी ये मुझे कैंसिल करना है, तो बहुत सारे बच्चे जब उसको कैंसिल करते हैं तो दो तरीके हैं कैंसिल करने के, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने लिखा है, तो आपको कैंसिल जब आप करते हो, चाहे पत्र हो, चाहे निबंध हो, चाहे आप उत्तर लिख रहे हो, कैंसिल कैसे करना है। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे कैंसिल करते हैं, ओके, ऐसे जैसे कि वो उनके घर पे इंक की फैक्ट्री है, ऐसे वो एकदम ड्राइंग करते रहते हैं उधर। तो ये आप जब ऐसा कैंसिलेशन करते हो ना, तो वो कैंसिलेशन हाईलाइट हो जाता है। मतलब आप अपने मिस्टेक्स खुद ही हाईलाइट करते हो, सबको दिखाते हो कि देखो मैंने कितनी बार कैंसिलेशन किया। तो कैंसिलेशन कैसे करना है, तो आप बिल्कुल ऐसे एक ही क्रॉस लाइन करो, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने ये कैंसिल कर दिया है। या फिर ऐसे ऐसे करो, या तो क्रॉस लाइन कर दो या तो एक सीधी लाइन कर दो, बस सिंपल। बस इसी तरीके से आप कैंसिल करोगे। जब आप ऐसे कैंसिलेशन करते हो तो वो ज्यादा नजर में आता नहीं है, हाईलाइट नहीं होता है, बट ये वाला जो कैंसिलेशन है वो तुरंत नजर में आता है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखना कि अगर आप कहीं पे भी निबंध, पत्र या उत्तर लिखते समय अगर कैंसिलेशन करते हो तो इस प्रकार से कैंसिलेशन करना है, ना कि इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट जो है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये सारे शब्द, भवदीय की मात्रा, माननीय शब्द, धन्यवाद कैसे लिखा है, ये सब आपको ध्यान में रखना है और यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। अब हम ये जो दूसरा हिस्सा है पत्र लेखन का, अनौपचारिक पत्र, ये समझना पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र। इस पत्र में, अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं, तो सबसे पहला है निमंत्रण पत्र। तो किसी भी प्रकार के लिए अगर हम जैसे जन्म दिवस होता है या इसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ कार्य है या कोई त्योहार है, जैसे दिवाली की छुट्टियां है या कोई न्यू ईयर का, नए साल का सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए हम निमंत्रण देते हैं, तो वो आता है निमंत्रण पत्र में। उसके बाद शुभकामना पत्र। शुभकामना यानी हम हमारे परिजनों के लिए जब कुछ अच्छी कामना प्रकट करते हैं कि आप इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करो, या अगर किसी हमारे भाई की, बहन की एग्ज़ाम है, परीक्षा है, और उसके लिए हम उन्हें अच्छी इच्छाएं उनके लिए प्रकट कर रहे हैं, तो तभी हम शुभकामना लिखी जाती है। उसके बाद है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र मतलब संवेदना दर्शाना, यानी दुख में शामिल होना। जैसे हमारे किसी परिचित व्यक्ति के साथ या दोस्तों के साथ या उनके घर वालों के साथ कोई दुर्घटना घटी है या फिर किसी का देहांत हुआ है परिवार में, तो उस समय उनके दुख में शामिल होने के लिए ये संवेदना पत्र लिखा जाता है। उसके बाद है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद मतलब थैंक्स गिविंग लेटर। जैसे अगर हमें उपहार के रूप में हमारे चाचा जी ने कुछ भेज दिया है तो उन्हें थैंक यू कहते हुए ये पत्र है। या हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो किसी आदरणीय व्यक्ति ने हमारे ही परिवार के पूरा कर दिया है, तो उन्हें थैंक यू कहते हुए ये धन्यवाद पत्र है। उसके बाद है बधाई पत्र। बधाई मतलब जैसे किसी के बधाई, किसी शुभ अवसर पर किसी अच्छे कार्य के लिए बधाई दी जाती है। जैसे हमारे दोस्तों ने या फिर हमारे ही परिजनों में से किसी ने कोई नया
बिजनेस स्टार्ट किया है या किसी को बहुत अच्छे गुण प्राप्त हुए हैं या कोई अव्वल आया है, फर्स्ट आया है एग्जाम में, तो उस समय बधाई देते हुए ये बधाई पत्र लिखा जाता है। ठीक है। अब जिस प्रकार से ये औपचारिक पत्र में एक फॉर्मेट होता है, उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र में कुछ इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। तो ये पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है? अनौपचारिक पत्र में पहले लिखते हैं हम पता, उसके बाद जो है हम दिनांक, और उसके बाद सीधा पत्र लिखना शुरू करते हैं। पत्र लिखना शुरू करने से पहले हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन होता है, उसके बाद है संबोधन के बाद होता है अभिवादन, और अभिवादन के बाद होता है समापन। तो संबोधन, अभिवादन और समापन। समापन तो अंतिम में आता है, तो पहले आता है संबोधन, अभिवादन, और फिर हम पत्र लिखते हैं। ओके, तो चलिए पत्र किस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखते हैं हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अपना पता। अपना पता, जब तक पता पूरा नहीं होता तब तक कॉमा देना है और उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन लीव करेंगे। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे दिनांक। तो दिनांक शब्द हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधा दिनांक लिखनी है, अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2020। ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पे लीव करेंगे, और एक लाइन लीव करने के बाद हम संबोधन लिखते हैं। संबोधन यानी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए, जैसे प्रिय मित्र। ओके, यहाँ पर नाम आएगा उसका, और यहाँ पर हम लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। तो ये जो है यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं? संबोधन। यानी हम जिसे पत्र लिख रहे हैं ये होता है संबोधन, और ये जो है ये क्या है? अभिवादन। इसे क्या कहते हैं? अभिवादन। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कॉमा देना है और सप्रेम नमस्ते के बाद फुल स्टॉप। ओके, और फिर यहाँ पे फिर से एक लाइन लीव करके हम यहाँ पे पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ये भी आप 3 to 4 लाइन्स में लिखोगे। इसमें हम हाल चाल पूछते हैं। आप जैसे मित्र को लिख रहे थे तो तुम कैसे हो, बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, या फिर आशा है, उम्मीद है कि आप सब वहाँ पर कुशल मंगल होंगे, या फिर शुभकामनाओं के साथ में पत्र की शुरुआत कर रहा हूँ, इस प्रकार से। या फिर मैं अपने मैं यहाँ पर आनंद पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर सपरिवार स्वस्थ तथा कुशल रहोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत होगी। यह हालचाल पूछना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक लाइन लीव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ, और ये हम लिखेंगे 10 से 15 लाइन का। अब इसमें विषय के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, हालांकि औपचारिक पत्र के कंपैरिजन में अनौपचारिक पत्र थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे तो भी इनफ है। पत्र का विषय क्या है उसके अनुसार ये पंक्तियाँ कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे हम फिर से मुख्य विषय को एक्सप्लेन करेंगे। पत्र का जो विषय है, विषय क्या है?
वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर हम बधाई दे रहे हैं तो किस बात की बधाई है, आपको क्या पता चला है, वो यहाँ पर लिखना है। अगर आप अपने छोटे भाई को व्यायाम का महत्व समझाते हो तो यहाँ पर लिखना है कि व्यायाम का महत्व क्या है। ठीक है, वो ये सेकेंड पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर एक लाइन लीव करनी है और एक लाइन लीव करने के बाद यहाँ पर एक लाइन लीव करनी है, यहाँ पर भी एक लाइन लीव करनी है और यहाँ पर अपना थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें आपको क्या लिखना है, तो बड़ों को, घर के जो बड़े हैं तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। ये कंपलसरी लिखना ही है हर पत्र में। और साथ ही साथ पत्र के विषय के अनुसार भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे बधाई पत्र है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसी प्रकार से आप ऊंचाइयों को छूते रहना, इसी प्रकार से आप हर परीक्षा में अव्वल आते रहना, इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो। तो पत्र के विषय के अनुसार, पत्र के विषय के अनुसार आपका आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें आप सेंटेंस ऐड कर सकते हो या कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर हम संवेदना पत्र लिखते हैं और किसी के साथ दुर्घटना घटी है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब आप अपने बाकी के परिवार के सदस्यों का, माताजी या पिताजी का ख्याल रखिए और उनकी तरफ ध्यान दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये कौन सा पत्र हम लिखते हैं उसके अनुसार यहाँ पे लिखना है। बट संवेदना पत्र छोड़ के बाकी सब में हम बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार ये लिख सकते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और ये होने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक लाइन लीव करेंगे और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हमारा मित्र है सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तुम्हारा प्यारा मित्र, कॉमा यहाँ पे अ ब क। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, समापन। समापन यानी पत्र की समाप्ति। तो ये है समापन। अब ये जो समापन है ये सबके लिए अलग अलग होता है। संबोधन, अभिवादन, संबोधन, अभिवादन और समापन, ये सभी के लिए अलग अलग होता है। सभी के लिए मतलब क्या, हमसे उम्र में जो बड़े हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे, आदरणीय, माननीय। फिर यहाँ पर अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और जो समापन है इसमें भी आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपका कृपाभिलाषी या फिर आपका तुम्हारा हितैषी, इस प्रकार से। तो छोटों के लिए, बड़ों के लिए और हम उम्र लोगों के लिए यानी मित्र दोस्तों के लिए या जो हमारे ही उम्र के कजिन होते हैं उनके लिए ये तीनों जो है ये अलग अलग आएंगे। बड़ों के लिए अलग, हम उम्र के लिए अलग और छोटों के लिए। तो ये संबोधन, अभिवादन और समापन बड़ों के लिए, हमारी उम्र के लोगों के लिए यानी कजिन या दोस्तों के लिए, और छोटों के लिए क्या क्या आएगा वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। वो मैं आपको एक बार टेबल में दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिखाया है कि अगर हम परिवार के बड़े व्यक्तियों को, सदस्यों को पत्र लिख रहे हैं, जैसे माता पिता, बड़ी भाई या बहन या अन्य आदरणीय संबंधी रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो हमें संबोधन में क्या लिखना है, माता पिता के लिए पूज्य, पूज्यवर लिख सकते हैं। और बाकी सबके लिए माननीय, आदरणीय या फिर आदरणीय। अगर माताजी है तो आदरणीय। उसके बाद अभिवादन, तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो आसान शब्द है जो आप सबके लिए लिख सकते हो बड़ों के लिए, वो माननीय, आदरणीय, पूज्य लिख सकते हो। अभिवादन में सादर प्रणाम या फिर चरण स्पर्श। और इसका समापन आप इस प्रकार से कर सकते हो, आपका आज्ञाकारी। अगर गर्ल्स क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी। और बॉयज़ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। या फिर आखिरी शब्द देखो विनित, तो आपका विनित या आपकी विनित। ठीक है, ये हो गया बड़ों के लिए। अब दूसरा है मित्र अथवा सहपाठियों के लिए, मित्र अथवा हमारे हम उम्र जो है उनके लिए। तो प्रिय मित्र और आगे नाम लिख सकते हो, सप्रेम नमस्ते या फिर सप्रेम नमस्कार। और एंड कैसे लिखना है, तुम्हारा अपना
या फिर तुम्हारी अपनी सखी। सो तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी सखी। अपने से छोटों के लिए क्या है देखो, प्रिय या फिर चिरंजीव, और नाम लिख सकते हो। जैसे आप छोटी बहन को लिख रहे हो पत्र, तो प्रिय और बहन का नाम, और उसके बाद अभिवादन में आप लिखोगे सुखी रहो या फिर आशीर्वाद या फिर चिरंजीव रहो। इसमें से आशीर्वाद कॉमन है तो आप ये लिख सकते हो। और इसका समापन तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारा हितैषी, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये अनौपचारिक पत्र के लिए आपको ध्यान में रखना है, और जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है ये कॉमन है तो आप उन्हीं को ध्यान में रख सकते हो। और इसमें जो शब्द है किस प्रकार से लिखे हैं, उनकी मात्रा कैसी है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं पत्र लेखन के। ओके बच्चों, तो यहाँ पर पत्र के 2 विषय हैं। पहला जो है, रामपुर थाना में कचरे के डिब्बे में भरा कचरा सड़ रहा है, अतः वहाँ के निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में प्रेम प्रतिमा वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद थाना को शिकायत पत्र लिखती है। तो ये जो पहला पत्र है ये शिकायत पत्र है, यानी औपचारिक पत्र। यहाँ पे लिखने वाले का नाम दिया हुआ है प्रश्न में, प्रेम या प्रतिमा, लेकिन आप अपना नाम लिख सकते हो या आपको नाम लिखना नहीं है, पत्र ऐसे ही लिखना शुरू कर देना है बिना नाम के। दूसरा विषय, आपके जन्मदिन पर चाचा जी ने आपके लिए एक सुंदर और आकर्षक घड़ी भेजी थी, अतः उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो ये दूसरा पत्र का विषय है और ये अनौपचारिक पत्र है। इससे हम क्या कहेंगे, धन्यवाद पत्र। तो धन्यवाद पत्र लिखना है, ये अनौपचारिक पत्र है। ये दोनों पत्र आपको होमवर्क में लिखने हैं। औपचारिक पत्र के फॉर्मेट में, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट समझना है और अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और ये दोनों पत्र आपको लिखने हैं। पत्र लेखन के दौरान आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो वो हम आपका जो जूम लाइव सेशन होता है, जूम लाइव लेक्चर होता है, उसमें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो औपचारिक पत्र में पहला और तीसरा पैराग्राफ जो हमारा जूम लाइव सेशन होगा, जूम लाइव लेक्चर होगा, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है ये मैं आपको लिख के दे दूंगी। तो आपको फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ लर्न करना है, और अगर आप वो लर्न करके रखोगे तो आपको सिर्फ मुख्य विषय लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ जो आपको लिख कर दिया जाएगा औपचारिक पत्र के लिए, वो आप अच्छी तरह से याद करोगे तो आपको पत्र लेखन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए आज हमने पत्र लेखन, ये जो रचना विभाग में से एक प्रमुख हिस्सा है, इसे पूर्ण कर दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।